श्रोता नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार पुनः अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम जो है हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगला रविवार 26 जनवरी को है, यानी हमारे गणतंत्र दिवस पर आ रहा है। इसलिए इस बार मन की बात का प्रसारण एक हफ्ता पहले यानी आज किया गया। हर बार की भांति प्रधानमंत्री ने इस बार भी कई विषयों पर खुलकर अपने विचार देशवासियों से साझा किए। इन्हीं सब विषयों पर विशेष बातचीत के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर गरिमा गुप्ता, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पत्रकारिता विभाग की एचओडी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रोफेसर गरिमा, मन की बात कार्यक्रम आज 118वां एपिसोड इसका प्रसारित हुआ है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार जो हैं देशवासियों से साझा किए हैं। इन विषयों पर एक एक करके आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 118 एपिसोड का सफर जो है मन की बात पूरा कर चुका है, तो एक बड़ा विशेष सा एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री और देशवासियों के बीच इस मन की बात की वजह से बन चुका है। तो इस विशेष रिश्ते को आप किस तरह से देखती हैं? जैसा कि इसके नाम में ही निहित है मन की बात, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मन है उसका जो लोगों के साथ एक जुड़ाव बना है इस कार्यक्रम के थ्रू, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और किसी भी अच्छे लोकतंत्र का जो आधार है वही है जनमानस का अपनी गवर्नमेंट के साथ कितना स्ट्रांग और कैसा स्ट्रांग बॉन्ड है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मजबूत और फ्यूचरिस्टिक स्टेप है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, और 118वां एपिसोड है और हम जब भी उन्हें सुनते हैं हम उनकी बात भी जान पाते हैं और हम अपने मन की बातें भी कभी कभी उनकी बातों में सुन पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है, और जो है ये इसने हमारा जो लोकतंत्र का फैब्रिक है मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा मजबूत किया है और एक नया रूप दिया है, क्योंकि ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा था। तो ये मन की बात हम यही कामना करते हैं कि आगे चलती रहे और हम उनकी बात सुनते रहें और अपनी भी। यकीनन प्रोफेसर गरिमा, ये जो मन की बात है ये जन जन की बात बन चुका है। बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री अक्सर जिन विषयों पर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार रखते हैं, हर एक आम नागरिक अपने आप को उन विषयों से सीधे सीधे तौर पर जोड़ पाता है। इस कार्यक्रम से उसका जुड़ाव हो पाता है। और प्रोफेसर गरिमा, हम हर बार देखते हैं प्रधानमंत्री कभी भी अपनी मन की बात में देश की जो महान विभूतियां हैं, जिन्होंने भारत को बनाने में, भारत के लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको नमन करना, उन्हें याद करना प्रधानमंत्री कभी नहीं भूलते। और इस बार भी अपने मन की बात के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने देश की कई महान विभूतियों को स्मरण किया, जिस तरह से बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन महान विभूतियों का जिक्र हर बार करना, उन्हें नमन करना, उन्हें याद करना कितना महत्व रखता है मन की बात में? ये मन की बात में ही महत्व नहीं रखता, ये हमारे भारतीय संस्कृति में महत्व रखता है। जब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, एक वो समय था जब हर इंसान स्वतंत्रता सेनानी था। जन जन की जो एक संग्राम था उसने हमें स्वतंत्रता मिली। और एक शायद ऐसा भी दौर रहा जब विस्मृति का वो शिकार हो गए, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स से, हमारे जनता के माइंड से वो चीजें निकल गई। उन्हें वापस लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हमारे गौरव की बात है, ये हमारे गर्व की बात है। हम जिनके खून पे खड़े हैं और ये आजादी हम एंजॉय कर रहे हैं, हम उन्हें नमन भी ना करें, उन्हें याद भी ना करें, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मन की बात में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो वो हमारी संस्कृति का नमन होता है, जिसका कि ये पार्ट एंड पार्सल है कि हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने के होम में आहुति दी है, उनके नमन और अभिनंदन से ही अपना दिन शुरू करें। जी। और प्रधानमंत्री अक्सर महान विभूतियों के जिक्र के बाद नौजवानों का जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा इस प्रकार की रहती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे नौजवान हैं, उन्हें इन महान विभूतियों के जो योगदान है उनके बारे में अवगत करवाया जा सके, ताकि वो जान पाएं कि इन महान विभूतियों ने भारत के निर्माण के लिए क्या कुछ किया है, कितना अहम योगदान दिया है। बिल्कुल। आज की डेट में भारत की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है उसका युवा वर्ग। वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन। अगर वो युवा वर्ग अपनी जड़ों से ही नहीं जुड़ेगा तो वो भारत को गौरवमयी कैसे बनाएगा, जब तक उसे भारत पे ही गर्व नहीं होगा। और हमारा युवा वर्ग बहुत ही डायनेमिक,
टेक सावी और बहुत पोटेंशियल रखता है जी। लेकिन इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका हमारी संस्कृति से और हमारे इतिहास से जुड़ाव रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है माननीय प्रधानमंत्री का, मैं तो कहती हूँ फ्यूचरिस्टिक, जो आगे की सोच की, आज से 25 साल बाद जो हमारे युवा वर्ग है जब वो महत्वपूर्ण पदों पे आएंगे, ठीक है, तो उनका जुड़ाव अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से, फ्रीडम फाइटर से, और युवा वर्ग को सही दिशा देने के लिए रोल मॉडल्स और आइकन्स बहुत जरूरी होते हैं। तो अपने फ्रीडम फाइटर्स से ज्यादा अच्छे रोल मॉडल और आइकन कहाँ हमें मिल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही एक अच्छा विचार है। जी प्रोफेसर गरिमा, आपने अगले 25 साल के बारे में बात की। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है कि जब हम अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएं 2047 में, तो हमारा भारत जो है वे एक विकसित राष्ट्र बन चुका हो। बिल्कुल। तो इसमें भी युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री अगर युवाओं को महान विभूतियों का स्मरण करवाते हैं तो उसके पीछे भी मंशा यही रहती होगी कि 2047 तक भारत को यदि एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवा उसकी आधार हैं। बिल्कुल। और अगर युवा ही अपना रोल मॉडल अच्छा नहीं चुनेंगे या इन महान विभूतियों को नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। जी प्रोफेसर गरिमा, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इस अवसर का भी खास तौर पर अपने मन की बात में जिक्र किया। जी। तो नेशनल वोटर्स डे, इसका जिक्र मन की बात में किया जाना और खासतौर पर युवाओं को और सभी देशवासियों को ये अपील किया जाना कि अपने मत अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें, कितना मायने रखता है? ये अगर आप देखें तो सभी एक ही धागे में पिरोई हुई हैं कि लोकतंत्र बिना वोटिंग के कभी भी कायम नहीं रह सकता। तो वोटिंग अपने आप में लोकतंत्र का आधार है और युवा हमारे भारतीय लोकतंत्र का आधार है। तो इसीलिए युवाओं का इस प्रक्रिया में भागीदार बनना, हिस्सेदार बनना बहुत ही आवश्यक है। और इस सिलसिले में ना सिर्फ ये कि वो अपने वोटिंग राइट्स को यूज करें, बट ये भी कि वो अपने आगे पीछे के लोगों से भी इसे अवगत कराएं। और इस बार इन इलेक्शंस में जो रिसेंटली हमने अपने यूटी में देखी हैं, हमने देखा है कि युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर अवेयरनेस कैंप्स में भी हिस्सा लिया है और इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ा क्लोजली काम किया है। और बहुत मजे की बात यह है देखने की कि उन्होंने आधुनिक मीडियम जैसे रील्स, इंस्टाग्राम, जहां हमारा युवा जो है ज्यादा फोकस्ड है, उन माध्यम को यूज करके उससे अवेयरनेस रेस की है। और आपने देखा है परसेंटेज में वो कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है। डेफिनेटली वो तो सामने थे रिजल्ट इस बार कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों को जागरूक किया गया, खासतौर पर युवाओं को इसके साथ जिस तरह से आपने बताया कि जोड़ा गया। जब इस कार्यक्रम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बता रही थी कि आपके पत्रकारिता विभाग के जो युवा छात्र हैं उन्हें भी जोड़ा गया। तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपके छात्रों ने इसमें किस प्रकार से योगदान दिया था। हमारे युवा जो छात्र हैं वो सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। तो एज फर्स्ट टाइम वोटर्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कंटेंट क्रिएशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब अलग अलग रील्स बनाने, फर्स्ट टाइम वोटर्स से जाके बात करनी, और इन सब चीजों में उन्होंने योगदान दिया। जब तक कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस चलता रहा, हमारे छात्र इलेक्शन कमीशन से जुड़े रहे। तो प्रोफेसर गरिमा, हम जानते हैं कि हमारे देश में चुनावों का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें अब हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी चुनाव देखने को मिलेंगे। तो क्या समझती हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मन की बात में ये अपील की है, तो दिल्ली में भी छात्रों का सामने आना, फर्स्ट टाइम वोटर्स का सामने आना और रिकॉर्ड गिनती में मताधिकार का अपने इस्तेमाल करना, क्या कुछ ऐसा मुमकिन होगा? क्या कुछ देखने को मिल पाएगा? क्यों नहीं मिल पाएगा। जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, बेसिकली वही तो हमारे क्रेडल हैं युवा शक्ति का। और वहां पे युवा शक्ति को बड़ा पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सकता है। तो अगर ये युवा शक्ति पॉजिटिवली चैनलाइज होके हमारे मतदान के अभियान में अगर पार्टिसिपेट करती है और अपनी जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को समझती है नेशन बिल्डिंग में, तो मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्ट होगा और जरूर आगे दिल्ली में जो इलेक्शंस आ रही हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। वो तो एक बड़ा शहर है, उसमें अवेयरनेस ज्यादा है। हमने तो जम्मू में कर दिखाया, तो दिल्ली में तो जरूर होगा, मुझे लगता है। प्रोफेसर गरिमा, युवाओं की बात हुई,
अब विषय है महाकुंभ का, और ये ऐसा विषय है जो केवल भारत में ही नहीं विदेश में भी सुर्खियां बटोर रहा है, और रिकॉर्ड गिनती में लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया जाना। और मैं तो ये भी सुना है कि आप भी हाल ही में महाकुंभ से होकर आई हैं। जी जी, तो बिल्कुल। पहले तो मन की बात में महाकुंभ के महत्व के बारे में अपने विचार बताएं, और उसके बाद अपने जो आपके एक्सपीरियंस रहे वो भी हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो बिल्कुल सही, मैं अभी अभी महाकुंभ में पहला शाही स्नान करके आई हूँ। इसके एक्सपीरियंस को शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सालों का, इतने सेंचुरीज की लेगेसी हमारा महाकुंभ। अच्छा, वहां पे युवा शक्ति देखने को मिली। वहां जितने आपको लग रहा होगा हाँ कुंभ में कौन आएंगे, साधु संत आएंगे सिर्फ, या हमारी उम्र के लोग आएंगे, वहां इतने। एंड अभी आपने देखा IIT के जो बाबा वो हैं, तो हमारे युवा भी अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं, और इसकी शक्ति, सिर्फ संस्कृति नहीं, शक्ति आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ों लोग एक दिन में बिना जात पात, बिना क्लास डिफरेंस, बिना जेंडर डिफरेंस के स्नान कर रहे हैं, और बाहर से लोग आए हैं। जिस शक्ति में इतनी क्षमता है कि वो 7 समुद्र पार से लोगों को खींच रही है, वो शक्ति मेरे अपनी धरती की है। इसका गौरव और इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल शब्दों से परे है, ये बयान नहीं किया जा सकता। और जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए हैं, आप जब भी कुंभ के बारे में पहले सुनते थे तो आपको वो इमेज आती थी बॉलीवुड की, बिछड़े हुए भाई और ये वो, हाँ, कि बड़ा रश है, और कोई इतना सिस्टमैटिक व्यवस्था, हर जगह QR कोड्स, जिसमें कि खाने का आपको स्थान चाहिए, रहने का चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, जगह जगह लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, चेंजिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स, नहाने के, स्नान के प्रॉपर अरेंजमेंट्स, और इतने बड़ी संख्या के लिए ये बहुत कमेंडेबल जो है गवर्नमेंट, मतलब मुझे लगता है कि यूपी सरकार की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो है बहुत ज्यादा एक दूरदर्शिता से व्यवस्था, पता नहीं कितनी देर से चल रही होगी। मुझे तो देख के जो व्यवस्था थी ऐसे लगा कि पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी और इतने लोगों के लिए। इस समय तो प्रयागराज एक देश बना हुआ है अपने आप में। कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है जितने लोग इस समय प्रयागराज में हैं। तो ये एक बहुत ही और ये भारतीय संस्कृति का बहुत एक स्पेशल, गौरवमय और प्रोफाउंड मोमेंट है महाकुंभ। इसके बारे में बहुत रेवरेंस से ही मैं बात कर सकती हूँ, ऐसे कुछ कह नहीं सकती। प्रोफेसर गरिमा, आप स्वयं भी वहाँ गई हैं जी। टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं वहाँ किस प्रकार की हैं, और क्या नौजवान भी इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं दिव्य भव्य महाकुंभ को और अधिक समृद्ध बनाने में, अपनी विरासत से जुड़ने में, अपनी संस्कृति से जुड़ने में? जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ बहुत से युवा वर्ग भी है जो कि अपनी संस्कृति के जुड़ाव से या इसके महत्व को समझते हुए वहाँ स्नान के लिए भी आए हैं। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि QR कोड्स हैं जगह जगह जहाँ जो आप स्कैन कर सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ है, और भी ढेर सारी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हैं, पंडाल बनाए गए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरी महाकुंभ की स्टोरी आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाई जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ये महाकुंभ एक ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के जो है कॉन्फ्लुएंस, जो एक संगम है ना, ये उसका भी संगम आपको महाकुंभ में अभी देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं महाकुंभ में, ये कहा जा सकता है कि जैसे कुंभ के बारे में एक जनरल इंप्रेशन, जैसा आपने बताया कि कुंभ में बिछड़े हुए 2 भाई, तो यानी लोग बिछड़ जाते होंगे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, यदि वे इस कुंभ से जुड़ेगी तो कहने में संकोच नहीं होगा कि उनको इस प्रकार की कभी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं, कभी कोई बिछड़ेगा नहीं, उल्टा आप अपने आप को पालेंगे। जी। प्रोफेसर गरिमा, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में रामलला की पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसका 1 वर्ष पूरा हो गया है 2025 में। उसका जिक्र करना भी नहीं भूले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है, कितना संघर्ष इसके लिए किया गया। और प्रधानमंत्री का इसकी देखिए, हमारा देश जो है उसे केवल एक देश नहीं कहा जा सकता। हमारे भारत में हर एक राज्य अपने आप में एक देश है। बिल्कुल, सबकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत एक है। बिल्कुल। तो ऐसे में मन की बात में पूरे भारत से चुन चुन कर लोगों के बारे में बात करना, विषयों के बारे में बात करना, और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष का जिक्र किया जाना, ये कितना मायने रखता है? जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ये देखें, ये एक ही कड़ी से जुड़ी चीजें हैं जो भारतीय संस्कृति और उस संस्कृति की प्राचीनता को एस्टैब्लिश करती हैं। तो महाकुंभ है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ये हमारे संस्कृति का अभिन्न
हिस्सा है और हमारे भारतवर्ष के गौरव का भी अभिन्न हिस्सा है। तो ये इसलिए प्रधानमंत्री ने हमें स्मरण कराया कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और उस संस्कृति में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनसे जुड़े रहिए, जिससे आप अपने आप को गौरव में फील कर सकते। जी प्रोफेसर गरिमा, ये तो बात हुई हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत की। अब बात उस विषय की जो इस दुनिया से कई आसमान ऊपर है, यानी अंतरिक्ष का क्षेत्र। जी, प्रधानमंत्री जो है, स्टार्टअप्स का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रधानमंत्री के, मुझे लगता है कि उनके मन के बहुत करीब हैं। बिल्कुल। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा जो भारत है, ये नित नए कीर्तिमान रच रहा है, हम सभी जानते हैं। जी। तो ऐसे में अंतरिक्ष क्षेत्र का जिक्र करना, उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालना अपनी मन की बात में, कितना अहम है ये बहुत अहम है। और जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में भारत ने अपना झंडा गाड़ा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो सब हमने देखा है पिछले कुछ सालों में। और अभी मेरा ख्याल से बिल्कुल रिसेंटली स्पेस क्राफ्ट्स की डॉकिंग को लेके इसरो ने अपना जो है अचीवमेंट एक किया है। भारत ऐसा 4th कंट्री बन गया है इस दुनिया का जो ये उपलब्धि हासिल कर पाया है। बिल्कुल। और कुछ वेजिटेबल सीड्स भी भेजे गए हैं स्पेस में, जो कि अपने आप में एक, हम सभी ने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 30 दिसंबर को जो है वो कुछ वेजिटेबल सीड्स अंतरिक्ष में भेजे गए थे जो अंकुरित भी हुए हैं। बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं ये सब बातें सुनती हूँ, क्योंकि हम स्पेस की, अंतरिक्ष की, स्पेस शटल्स की, इसरो की बात कर रहे हैं और महाकुंभ भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है कि नक्षत्र की पोजीशन क्या है। तो स्पेस में तो हमारा प्राचीन भारत भी हमेशा आगे रहा, तो हम उसी लेवल पे दोबारा पहुंचने के मार्ग पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और आशावादी बात है। प्रोफेसर गरिमा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बताया कि स्पेस में कुछ बीज भेजे गए थे जो कि अंकुरित भी हुए हैं और शायद भविष्य में स्पेस में भी जो है सब्जियां उगाई जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी ये। और आपको यदि मौका मिले तो क्या आप स्पेस से सब्जियां मंगवा के यहाँ लाना प्रेफर करेंगे? क्यों नहीं, मेरे हिस्से का आसमान और मेरे हिस्से की आसमान की सब्जियां। जी बिल्कुल। जी प्रोफेसर गरिमा, स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे थे। ये उन क्षेत्रों में से है जो प्रधानमंत्री जी के लिए बेहद मायने रखता है, बेहद अहम है। और स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को शुरू हुए भी अभी हाल ही में 9 वर्ष पूरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का शायद ही कोई मन की बात ऐसा हो जिसमें वो युवाओं को स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आने के लिए ना प्रेरित करते हों। बिल्कुल। इस बार भी वो नहीं भूले, इस बार भी उन्होंने स्टार्टअप्स के क्षेत्र का जिक्र किया और कई ऐसी उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे युवाओं के अंदर की चेतना को जगाया जा सके, उस मानसिकता को दूर किया जा सके कि केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। स्टार्टअप्स का क्षेत्र भी है जो बाहें फैलाए युवाओं को बुला रहा है कि आइए, मुझे एक्सप्लोर करिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बताया कि स्टार्टअप्स, जब पहले, आज से 10 साल पहले कोई कहा करता था कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो लोग ताने देते थे, बोलते थे कि ये क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या है, बिल्कुल ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो इन 9-10 सालों के सफर में आपको लगता है कि लोगों की मानसिकता बदल पाई है स्टार्टअप्स को लेकर? ओ बिल्कुल बिल्कुल बदल पाई है। और ये मुझे लगता है जो हमारे गवर्नमेंट के कांस्टेंट प्रयास रहे हैं, अनटायरिंग एंडेवर्स रहे हैं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इसके प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि पहले स्टार्टअप के लिए लोगों को पता नहीं था, ये बात भी थी। दूसरी बात ये भी थी कि सुगमता नहीं थी। स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत रेड टेपिज्म था, बहुत सी चीजें, चैलेंजेस से आपको जूझना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रोसेस को भी इजी बनाया गया है, गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग अवेलेबल है, एंजल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और युवा ज्यादा मात्रा में स्टार्टअप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसी को स्टार्टअप का पता भी नहीं होता था, और आज की डेट में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज में हैं। मेट्रोज की बात नहीं हम कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम डेवलप्ड नेशंस के एट पार आके उन्हें ओवरटेक करना चाहते हैं तो स्टार्टअप कल्चर बहुत जरूरी है। तो इसलिए हर बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस स्टार्टअप कल्चर में वो पोटेंशियल है कि वो पूरे भारत के लैंडस्केप को चेंज कर सकते। साउथ कोरिया ने सैमसंग के थ्रू पूरे अपने नेशनल कैरेक्टर को चेंज किया। और इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर में भी स्टार्टअप कल्चर को हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बहुत वो कर रहे हैं। और रिसेंटली जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेयर जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था, इग्नाइटर, JNK स्टार्टअप एसोसिएशन के सौजन्य में। तो ये कल्चर आ चुका है,
तेजी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है अगले 5-7 साल में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव इसकी वजह से देखने को मिलेगा। प्रोफेसर गरिमा, आपका जो प्रोफेशन है, आप लगातार युवा पीढ़ी के साथ काम करती हैं जी। तो क्या युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में क्या वाकई में स्टार्टअप्स को लेके एक पॉजिटिव थॉट है कि हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए? बिल्कुल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब जैसे आपने मेरा परिचय दिया कि मैं पत्रकारिता विभाग की हेड हूँ, तो हमारे एक स्टूडेंट ने डिग्री करते करते अपना चैनल शुरू कर दिया। स्टार्टअप ही है ना जी, कि अपना चैनल शुरू किया और बहुत दक्षता से, ठीक है, उस चैनल को चलाया भी जी। और जितने भी हमारे बच्चे आते हैं जी। उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना काम शुरू करने का भाव रखते हैं जी। तो ये वाकई ही मानसिकता में बदलाव आ रहा है। और जो युवा पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी थी, हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देखते थे क्योंकि हमें सिक्योर लगता था। साथ में हमारा समय ना सिक्योरिटी का था, हाँ, है ना, अपॉर्चुनिटीज का नहीं था। नहीं था। अब हमारे बच्चों के पास हमने उन्हें वो सिक्योरिटी दे रखी है तो वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे स्टार्टअप बहुत ही सफल होने वाला है। जी। प्रोफेसर गरिमा, स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं तो महिला शक्ति की बात कभी पीछे नहीं रहती। बिल्कुल। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बताया कि छोटे शहरों जैसे नासिक, कुरुक्षेत्र हो, इन छोटे शहरों में जो स्टार्टअप्स चलाए जा रहे हैं, इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। बिल्कुल। तो कैसा देखती हैं स्टार्टअप्स और महिलाओं का ये संगम? महिला सशक्तिकरण में स्टार्टअप की एक बहुत अहम भूमिका है। इनफैक्ट आपने न्यूज में देखा होगा, हमारे श्रीनगर से भी 2-3 महिला स्टार्टअप्स जो हैं बाहर आए हैं, हमारे जम्मू में भी। और मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स महिलाओं के लिए टेलर मेड है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जगह से, अपने पेस पे, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जॉब की बंदिश नहीं है। तो शायद वो लोग जो कहते हैं नहीं जी जॉब मत कीजिए, आप घर देखिए, ठीक है, तो महिलाएं घर से स्टार्टअप कर सकती है। तो मुझे तो लगता है ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना पोटेंशियल रियलाइज करने का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो महिलाएं बाय बर्थ होती हैं। मैनेजमेंट, घर की मैनेजमेंट सारी उन्हीं के हाथ होती है, तो उनको बिना डिग्री के मैनेजमेंट भी आती है। तो आई थिंक कि विमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन सब चीजों को लेके विमेन के लिए स्टार्टअप जो है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है और प्लेटफॉर्म भी है। जी। प्रोफेसर गरिमा, स्टार्टअप्स के बाद अब बात करेंगे पर्यावरण की, जीव जंतुओं की और मानव के उनके साथ रिश्तों की। जी। प्रधानमंत्री जी ने आज असम के नौगांव का जिक्र किया। बिल्कुल। जिसमें उन्होंने बताया कि हाथियों के द्वारा जो है वो स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। बिल्कुल। उनकी फसलें खराब कर देते थे, लेकिन उन लोगों ने ये समझा कि हाथियों की भी मजबूरी है। जी। वो कहाँ जाएंगे खाने के लिए। जी। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपने गांव की जो बंजर जमीन है वहां नेपियर घास लगाएंगे, जिसे हाथी बहुत पसंद करते हैं। हम सभी ने सुना, अभी प्रधानमंत्री जी ने ये जिक्र किया था। तो ये जो बॉन्ड है, इसको मन की बात में जगह दिया जाना कितना अहम है? किस प्रकार से लोगों को इस बारे में अवेयरनेस मिलेगी? ये बहुत अहम है। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जो भी बात करते हैं उसका एक बहुत गहरा जुड़ाव हमारी संस्कृति से रहता है। इंसान और पर्यावरण का जुड़ाव भारतीय संस्कृति का पार्ट है। कौन सी ऐसी संस्कृति आप मुझे बताइए जहाँ जानवरों से लेके, नदियों से लेके, पेड़ों से लेके, पहाड़ों से लेके हर चीज को पूजा जाता है। और ये तो हमारा जो हम लोगों का कॉलोनलाइज्ड पीरियड था, उसमें हमारा जो है ये जुड़ाव खत्म हुआ, कम हुआ, और हम इस लेवल तक आए जहाँ की हमारी वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। तो प्रधानमंत्री की ये बातें शेयर करना भी मुझे लगता है कि युवाओं को जगाने के लिए है कि आप वापस अपनी संस्कृति की ओर देखिए, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस पर्यावरण की कॉस्ट पे नहीं हो सकती, पर्यावरण के साथ ही हो सकती है। क्योंकि पर्यावरण नष्ट करके धरती तो रहने लायक ही नहीं बन जाएगी, तो फिर आप टेक्नोलॉजी का क्या कीजिएगा? फिर सब्जियां उगाने के बजाय खुद इंसान भी स्पेस में उगाने पड़ेगा। तो पर्यावरण का जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी है, और वो जो हमारा और पर्यावरण का नाता टूट गया है उसे वापस बनाना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पर्यावरण के बारे में युवा वर्ग को जगाया और उन्हें ये याद दिलाया कि पर्यावरण के साथ साथ प्रोग्रेस पॉसिबल है। बिल्कुल।
हम सभी ने सुना कि प्रधानमंत्री ने अपने आज के मन की बात कार्यक्रम में एक किस्सा शेयर किया और वो किस्सा कुछ फिल्मी कहानी की तरह लग रहा था। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी का। जी, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्होंने एक किस्सा बताया कि किस तरह से एक रात को एक ब्राउन कलर के कोट पैंट हैट लगाए हुए एक आदमी अपने बंगले से निकला कोलकाता से और बचते बचाते अंग्रेजों की हुकूमत से बाहर निकलकर यूरोप तक जा पहुंचा। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जो हैं वे महान विभूतियों को याद करना कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की ऐसी महान विभूति हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है और युवाओं को अपील करते हैं प्रधानमंत्री कि उनके बारे में और ज्यादा पढ़िए, जानिए, एक्सप्लोर करिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत तू गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये मुझे लगता है एसेंस है सुभाष चंद्र बोस जी का कि जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बोला, आपके पास पैशन है और अगर आपका अपने देश के प्रति लगाव है तो अंग्रेजों को छोड़ के पूरी दुनिया भी आपकी घेराबंदी कर ले तब भी निकलेंगे। तो उनका सुभाष चंद्र बोस जी के इंसिडेंट को मेंशन करने का महत्व तो यही था कि वो हमें ये चेता रहे हैं, हमें ये जतला रहे हैं कि अगर आपका अपने देश के प्रति प्रेम है, अगर कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना है तो जो मर्जी घेराबंदी हो, फिल्में तो फिल्में क्या, हमारे युवाओं में उतनी शक्ति है कि वो किसी भी घेरे से निकल के अपने आप को आजाद कर सकते हैं। और आगामी जो 23 जनवरी है इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। बिल्कुल। तो ये भी जो एक प्रयास है, ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। कितना महत्वपूर्ण है ये कदम, खास तौर पर युवाओं के लिहाज से, उन्हें इस बारे में समझाने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस क्या थे और पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सा इतिहास बहुत से नाम छोड़ देता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने देश के इतिहास के बारे में जानने का हक है युवाओं का। ये कोई हमें उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं, ये उनका राइट है। और अगर हम हिस्ट्री पूर्णतया उन तक नहीं पहुंचाते तो कल को हमारी पीढ़ी पे सवाल उठेगा कि आपने हमसे क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेशनलिस्ट जिनका कि फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा रोल रहा है, उनके बारे में युवाओं को पता चले, ये बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत सराहनीय कदम है मोदी सरकार का कि उन्होंने पराक्रम दिवस उनके स्मृति में एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जब इस दिन उनके ऊपर प्रोग्राम्स होंगे, अलग अलग इवेंट्स होंगे, तो बच्चों से लेके युवा पीढ़ी तक सबको पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्या थे, कैसी शख्सियत। और बिल्कुल जी प्रोफेसर गरिमा, प्रधानमंत्री अपने मन की बात में देश में जो भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जिन्हें हम वर्तमान समय के गुमनाम नायक कह सकते हैं, बिल्कुल उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका जिक्र करते हैं। और आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश के दीपक नाबाम जी का जिक्र किया, जो कि एक लिविंग होम चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लक्षद्वीप से रिटायर्ड नर्स के हिडुम्बी जी का जिक्र किया और इसी प्रकार से मिनिकॉय टापू की जो पर्यावरण है उसके संरक्षण में योगदान देने वाले केजी मोहम्मद जी का जिक्र किया। तो इन लोगों का यदि आज मन की बात में जिक्र नहीं होता तो आपको, मुझे या हमारे सुनने वालों को शायद ही कभी इनके बारे में पता चल पाता। बिल्कुल। तो इन लोगों का जिक्र कितना मायने रखता है मन की बात प्रोग्राम में? ये बहुत मायने रखता है। हालांकि ये लोग ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि इनका जिक्र हो और ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से काम करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मन की बात में उनका नाम लेते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, तो वो एक मोटिवेशन होती है बाकियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, कि ऐसे लोगों का वो अनुसरण करें और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से अपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें। प्रोफेसर गरिमा, प्रधानमंत्री जो हैं इस तरह से इस कार्यक्रम को पिरोते हैं जिस तरह से हम सभी देखते हैं कि हमारे घरों परिवारों में एक कोई बड़ा बुजुर्ग है, बिल्कुल, जब वो बैठे और सभी को अपने आसपास बिठाए और अपने मन की बात रखे तो कितना स्पेशल बॉन्ड, कितना स्पेशल परिवार वो बन जाता है। तो हमारा जो मन की बात कार्यक्रम है ये भी एक परिवार है, एक स्पेशल रिश्ता है जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की भूमिका निभाते हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से देश सेवा में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं वो अवश्य दें। बिल्कुल। प्रोफेसर गरिमा गुप्ता, आप स्टूडियो में आए, बेहद बारीकी से एक एक विषय पर अपने विचार आपने हमारे सुनने वालों के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।